नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों, यह जो टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। दोस्तों, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं चर्चित मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत हैं, जिनका पूरा नाम है हेनरी लॉरेंस कोहलबर्ग। इनका जो पूरा नाम है हेनरी लॉरेंस कोहलबर्ग है, याद रखिएगा दोस्तों। इनका जो जन्म है 25 अक्टूबर 1927 व मृत्यु जो है 19 जनवरी 1987 है। जन्म स्थान इनका अमेरिका, या इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। सिद्धांत के नाम है दोस्तों, इनके जो सिद्धांत है उनको नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, या उसी को नैतिक अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, या इसी को सार्वभौमिक अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का आधार है दोस्तों 11 नैतिक कहानियाँ, जिन्हें लॉरेंस कोहलबर्ग ने खुद ही बनाया है, और इसी कहानी के आधार पर ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। चलिए दोस्तों, इसी को आगे हम बहुत ही गहराई से जानते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की पृष्ठभूमि, जो इनके मेहनत है, उसके बारे में देखते हैं। इन्होंने किस प्रकार के इस सिद्धांत को डेवलप करने के लिए किस प्रकार की मेहनत की है, तो देखते हैं दोस्तों। कोहलबर्ग ने लगभग 20 वर्ष तक बच्चों के साथ एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार विधि का प्रयोग करने के बाद नैतिक विकास की अवस्थाओं को 6 चरणों में विभाजित किया। साक्षात्कार की प्रक्रिया से पूर्व कोहलबर्ग बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, और फिर उसी से संबंधित प्रश्नों को साक्षात्कार का आधार बनाते थे। कोहलबर्ग ने इस प्रक्रिया के लिए लगभग 11 कहानियों का चयन किया था, जिसमें हाइनज की कहानी प्रमुख है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास है वो किस विधि के द्वारा डेवलप किया गया, तो याद रखिएगा वो साक्षात्कार विधि के द्वारा डेवलप किया गया, जिसमें जो प्रमुख कहानी है हाइनज, या इसी को हिंज नामक व्यक्ति पर यह फोकस रहेगा। दोस्तों, ये होता क्या है, हिंज की जो पत्नी है वो कैंसर से पीड़ित होती है, और वह डॉक्टरों के कहने पर कि आपके पत्नी का इलाज तभी हो पाएगा जब वह एक वैज्ञानिक से एक विशेष प्रकार की दवा को मांगकर लाएंगे। जब वो हिंज जो है वैज्ञानिक के पास वो दवा मांगने जाता है, तो वो वैज्ञानिक जो है उस दवा की लागत से 10 गुना ज़्यादा कीमत मांगता है, जो हिंज जो है उसको उस कीमत को चुकाने के लिए बिल्कुल भी असहमत होता है। बिल्कुल भी उसका उतना उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं जिससे वह उस दवाई का लागत का 10 गुना कीमत चुका पाए। इसलिए हिंज जो है उस दवाई को उसके प्रयोगशाला से चोरी कर लेता है। अब चोरी करने के बाद हिंज जो है अपराध बोध महसूस करता है, परंतु दूसरी तरफ अपने द्वारा उठाए गए कदम को जीवन की रक्षा की दृष्टि से सही भी ठहराता है। तो इस कहानी के द्वारा कोहलबर्ग ने 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट को विकसित किया, जिसका नाम है नैतिक द्विधा और नैतिक तर्कणा। पूछा भी जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, नैतिक द्विधा क्या होता है और नैतिक तर्कणा क्या होता है। नैतिक द्विधा दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं, उसी को ही नैतिक द्विधा कहा जाता है। यदि समस्या सही या गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दुविधा में हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। दोस्तों, इसके द्वारा एक प्रश्न बच्चों को किया गया कि अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। तो यह 2 प्रकार का उसके मन में दुविधा थी। फिर आगे चल के एक और कॉन्सेप्ट दिए, जिसका नाम है नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। ये भी 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना है दोस्तों। उसमें ऊपर वाले में जो नैतिक दुविधा है उसमें चयन नहीं कर पाना, दुविधा की स्थिति उत्पन्न होना, जबकि इसमें
उसका सही या गलत का चयन करना। जैसे कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया। तो इस प्रकार उसके एक सही या गलत का एक चयन किया नैतिक तर्कणा के द्वारा, मोरल रीजनिंग के द्वारा, कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी का फैसला किया, तो वो नैतिक तर्कणा के रूप में आएगा दोस्तों। तो यह दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नैतिक द्विधा और नैतिक तर्कणा। इससे क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। कोहलबर्ग ने पाया कि ये नैतिक विकास के चरण सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल होता है। इन्होंने नैतिक चिंतन के 3 बुनियादी स्तर बताए, 3 लेवल बताए, जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा स्तर पूछा जाएगा तो 3 और चरण पूछा जाएगा तो 6। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इनके जो अवस्थाएं हैं उनको हम बारी बारी डिटेल इन पर चर्चा करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्तर को जान लेते हैं, जो 3 स्तर हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको हम प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। दूसरा है परंपरागत या रूढ़िगत स्तर। तीसरा है पश्च परंपरागत स्तर, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। अब इन तीनों जो स्तर हैं दोस्तों, उनको भी 2-2 चरणों में बांटा गया है। इस प्रकार यह भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो टोटल 6 हो जाता है। मतलब चरण की बात करेंगे तो 6 हम पढ़ेंगे। इनको बारी बारी देखते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा स्तर है पूर्व परंपरागत या लौकिक स्तर, जो 4 से 10 वर्ष के बीच की अवस्था है। इसे बाल्यावस्था चाइल्डहुड के रूप में भी जाना जाता है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर है, याद रखिएगा दोस्तों। इस स्तर पर क्या सही और क्या गलत पर बाहर से मिलने वाली सज़ा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। इस स्तर में नैतिकता पर बाह्य नियंत्रण रहता है। जब बालक किसी बाहरी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर कही जाती है। इसे बंटनात्मक यथार्थवाद या डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म का स्तर भी कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा इसका एक और नाम बंटनात्मक यथार्थवाद। और कोहलबर्ग द्वारा इस अवस्था को 4 से 10 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लिया गया था, जब वो अलग अलग स्टेज में वो साक्षात्कार विधि के द्वारा इसको डेवलप कर रहे थे, इस विकास के बारे में अपना तथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। तो उन्होंने 4 से 10 वर्ष के बीच की अवस्था के बच्चों को इसमें रखा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका जो उप अवस्थाएँ हैं या चरण हैं, वो पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, और दूसरा है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। तो पहला जो है इसमें चरण आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, या इसी को आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहते हैं, वह जो है यह नैतिकता की पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण है दोस्तों। यह बाहरी सत्ता पर आधारित है। यह नैतिक सोच सजा पनिशमेंट से बंधी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ का जो नैतिक स्तर है वो सजा या पनिशमेंट है। बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। बालक द्वारा मान्य व्यवहार पुरस्कार प्राप्त करने या दंड से बचने के लिए ही किया जाता है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत चरितार्थ होती है दोस्तों। अर्थात बच्चे नैतिक गुण यहाँ पर उसको बोलेंगे यदि कोई काम करने पर उसे दंड मिलता है तो वो काम गलत है, और यदि उसको पुरस्कार मिलता है तो वो काम सही है। इसलिए इस स्तर में पनिशमेंट, सज़ा जो है वो नैतिक विकास, नैतिक सोच का एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा चरण, व्यक्तिगतता और विनिमय या अहंकार की अवस्था। इसे स्टेज ऑफ ईगो भी कहते हैं दोस्तों। यह पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण है। इस अवस्था को यांत्रिक
अथवा साधन सापेक्षता इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी भी कहते हैं। यह व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। बालक आत्म केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म यानी मेरे लिए इसमें क्या है स्थिति को व्यक्त करता है। दोस्तों इसमें इस अवस्था में बालक की जो नैतिक क्रियाएं हैं वह आवश्यकताओं या इच्छाओं पर केंद्रित होती है। बालक के लिए वही क्रिया नैतिक होती है जो उसके हित में होती है। अर्थात यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ भी गलत नहीं है, परंतु हमें दूसरों के भी हितों को अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर में बच्चे की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, इसलिए इस अवस्था को लेन देन की अवस्था भी कहते हैं। यदि अगर हम दूसरे की कोई इच्छा या आवश्यकता पूरी कर दें तो वे भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। गिव एंड टेक इक्वली, यहाँ तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, कहावत चरितार्थ होती है। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, इसमें लेन देन मतलब आप किसी के लिए कुछ करोगे तो वो भी मेरे लिए कुछ करे, इस टाइप का भावना इसमें नैतिकता का एक महत्वपूर्ण गुण है, या इसलिए इसको लेन देन की अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूसरा स्तर है परंपरागत या लौकिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इसमें जो है 10 से 13 वर्ष या इसी को किशोरा अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर पर लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं, जैसे बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होना। इस स्तर में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। कोहलबर्ग द्वारा इस अवस्था में उच्च प्राथमिक स्तर के अर्थात 10 से 13 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लिया गया। तो दोस्तों इसमें इस स्तर में जो नियम व सिद्धांत के अनुसार जो नैतिकता होती है, इसे नैतिक यथार्थवाद मोरल रियलिज्म का स्तर भी कहते हैं। इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं या चरणों में बांटा गया है। दोस्तों इन चरणों को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जो इस स्तर का जो पहला चरण है, या हम तीसरे चरण की बात करें तो वह है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, और दूसरा जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। दोस्तों इसको भी हम देखते हैं। जो तीसरा चरण है अच्छे पारस्परिक संबंध या प्रशंसा की अवस्था, यह क्या है तो इसे जान लेते हैं। इस अवस्था में लोग विश्वास और दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं, जो उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल बनाते हैं। इस अवस्था का मुख्य लक्षण दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना है, जिससे उसे प्रशंसा मिले। दोस्तों याद रखिएगा, इस चरण को गुड बॉय नाइस गर्ल की अवस्था भी कहते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था भी कहते हैं। पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। जो तीसरा चरण है, दूसरा स्तर का पहला चरण बोल सकते हैं, या टोटल मिला के तीसरे चरण में को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल की अवस्था भी कहते हैं। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट चरण देखते हैं। चौथा चरण सामाजिक आदेश को बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यह जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है या चौथा चरण है। इस अवस्था की नैतिकता व अनैतिकता का असर समाज पर होने लगता है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है और उसमें सामाजिक नियमों के प्रति नैतिकता का विकास होता है। इस अवस्था में अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। वह समझने लगता है कि कौन सा व्यवहार उसके समाज के हित में है या नहीं। वह न्याय व कर्तव्यों को समझने लग जाता है। इस प्रकार दोस्तों, जैसे कि
किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए, समाज के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। जो समाज में जो नियम चल रहा है उसी के दायरे में रहना चाहिए, यह सोचने लग जाते हैं इस अवस्था में दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारा पश्च परंपरागत या उत्तर लौकिक स्तर, जो कि तीसरा स्तर है, या इसमें जो तीसरा लेवल बोल सकते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यह जो अवस्था है वो 13 वर्ष से प्रौढ़ा अवस्था तक, इसे युवा प्रौढ़ा अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहते हैं दोस्तों। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। व्यक्तिगत निर्णय स्वयं चुने हुए सिद्धांतों पर आधारित हैं और नैतिक तर्क व्यक्तिगत अधिकारों व न्याय पर आधारित हैं। इस स्तर में नैतिकता पर आंतरिक नियंत्रण रहता है। यह स्तर सहयोगात्मक नैतिकता, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन के बीच या के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को लिया गया है। कोहलबर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। उसमें से है पहला या 5वां चरण बोल सकते हैं इस अवस्था का, इस स्तर का पहला और कुल मिला के 5वां चरण सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसका जो लास्ट जो अवस्था है विवेक या सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्शियस या यूनिवर्सल प्रिंसिपल। याद रखिएगा दोस्तों यह जो हमारा अब हम देखेंगे जो अगला चरण सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज के साथ समझौता बनाए रखना या तोड़ना है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण कर सके। तो यह है जो दोस्तों समाज के नियमों का, समाज के ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं उनके अपने आप में एक समझ विकसित हो जाती है और जो भी कानून, जो भी नियम हैं उनको समझने लग जाते हैं। इस प्रकार ये रहा हमारा 5वां चरण दोस्तों। और जो हमारा 6वां चरण है उसे सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा 6वां चरण या तीसरे स्तर का दूसरा चरण भी कह सकते हैं, या कुल मिला के 6वां चरण, जिसे स्टेज ऑफ कॉन्शियस या विवेक की अवस्था भी कहते हैं। इसे विवेक की अवस्था कहते हैं। यह सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और 6ठी अवस्था है, या सबसे ऊपरी स्तर कहा जाए तो यही है दोस्तों। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। तो इसमें इस अवस्था में विशेष रूप से विवेक की अवस्था, मतलब अपनी भी जो विवेक लगाने लग जाते हैं, अपने हिसाब से वो सोचने लग जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब अपनी विवेक का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उपयोग करने लग जाते हैं दोस्तों इस अवस्था में। इस प्रकार ये रही दोस्तों कोहलबर्ग की 6 चरण या 3 स्तर बोला जा सकते हैं। 3 स्तर को 2-2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, कुल मिलाकर 6 चरण, और स्तर में पूछा जाएगा तो 3। याद रखिएगा दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं बहुविकल्पित प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इसमें तो 2 ही चीज़ हम पढ़े हैं, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। तो नैतिक दुविधा में तो दोनों के बीच दुविधा उत्पन्न होता है, वो एक प्रकार का वो निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन निर्णय ले पाता है तो वो होता है
नैतिक तर्कना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नैतिक तर्कना। आगे देखते हैं दोस्तों, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कुबूल वर्कर की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एक दूसरे की सहयोग वाली बात होती है, सहायक होते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण की अवस्था। याद रखिएगा दोस्तों इसको। अब आ जाते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन ए है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। और चौथा है दोस्तों नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि कोई भी शिक्षक को अगर बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो उस पर आधारित जो भी कहानी है या उनसे उस टॉपिक पर चर्चा किया जाने पर ही, उनमें कहानी सुनाने पर नैतिक कहानियाँ, तभी उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है बच्चों में। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो ऑप्शन ए है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का एक सहयोग समर्थन है। और सी है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। और चौथा है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का एक सहयोग का समर्थन है, ये पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने में सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आप से जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर आएंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है पारंपरिक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर और चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। तो याद रखिएगा दोस्तों, नियम कानून जो चलता है या उस पर फोकस होता है तो वो उत्तर पारंपरिक स्तर पर होता है, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं, जो तीसरा स्तर है दोस्तों, जिसको हम सबसे ऊपरी स्तर भी कहते हैं, तीसरे स्तर को। तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तर पारंपरिक स्तर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्थान नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थों में सूचित करता है? स्वाभाविक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि नैतिकता बच्चों में कब नहीं होती। तो वह है शुरुआती स्टेज में, जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहला स्तर ही होगा, स्तर फर्स्ट, क्योंकि उसमें नैतिकता की अनुपस्थिति स्तर फर्स्ट में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांतों के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवक्त होगा? तो पहला ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड, बी है व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, सी है व्यक्तिगत मूल्य और डी है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जो अंतर्निहित संभावित दंड। याद रखिएगा दोस्तों, जो बच्चे जो है पूर्व परंपरागत स्तर में दंड को अपना नैतिक विकास का मुख्य स्रोत मानते हैं, तो वो दंड है। दंड मिल रहा है मतलब वो गलत काम है, और पुरस्कार मिल रहा है मतलब शाबाशी मिल रहा है मतलब वह सही काम है। तो इसका आंसर जो है पहला होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बच्चा सोच रहा है मतलब छोटा बच्चा पहले स्तर में सोच रहा है, तो वो स्वाभाविक है
वो दंड एवं आज्ञा पालन के बारे में सोचेगा। मतलब किसी चीज़ को यदि वह नहीं करना चाहता है अगर, तो वो उसका मुख्य कारण है दंड मिलेगा करके वो उसको गलत समझेगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खालिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को खालिस्तान अवस्था पर दर्शाता है। तो दोस्तों लेन देन की अवस्था हम किसको बोलते हैं या आदान प्रदान, तो वह है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, आदान प्रदान। या और इसका जो अवस्था है वो परंपरागत या दूसरा स्टेज कह सकते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, इसका पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन देख चुके हैं और इसका जो आंसर दिख रहा है दोस्तों सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण की अवस्था है दोस्तों, क्योंकि इसमें लेन देन की बात होती है, एक दूसरे की सहायता करने की बात होती है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो कौन इसमें सही सुमेलित है? तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और उसका जो नियम है कानूनों और नियमों का लचीलापन। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास अधिकार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अधिकार के डर और सज़ा से बचने पर ध्यान। और सी है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास एहसानों का समान आदान प्रदान। और डी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अभिविन्यास विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक जो अनुबंध है अभिविन्यास कानूनों और नियमों का लचीलापन होता है इसमें, क्योंकि समाज के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर चेंज किया जा सकता है। इसलिए यह जो कानूनों और नियमों का लचीलापन होता है यही जो है वो सही मिला हुआ है, सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर ए है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आलोचना पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ये उसी का कटिंग है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में पुरुष नारी के सिद्धांतों को अलग अलग रूप में, मतलब उसकी जो नैतिक सोच है उसको अलग अलग नहीं बताया गया, सिर्फ पुरुष प्रधानता को दिखा दिया गया है, नारी की इसमें उपेक्षा कर दिया गया है। नारी सिद्धांत के बारे में नारी परिप्रेक्ष्य को नहीं लिया गया है, इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण आलोचना है उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण की। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर ए होगा। इसी प्रकार लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इसी को घुमा के फिर पूछ दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें अब नारी की उपेक्षा की गई है, गौण के बारे में बोला गया है, मतलब उपेक्षा की गई है। तो इसका किसके बारे में फिर रखा गया है? तो कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित किया गया है, इसलिए इसका भी आंसर ये ए ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ऑप्शन ए है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। बी है नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। ऑप्शन सी है सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वह सी होगा, क्योंकि जो सामाजिक संविदा अभिविन्यास है ये सुमेलित है, ठीक मिलान है बोला जा रहा है। तो इसमें किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं
कि वह अच्छा है या बुरा है, मतलब पहले से उसका निर्धारित मापदंड बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। फिर से उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया है दोस्तों, जिसका हम ऊपर भी 2 ठो देखे हैं। तो इसका जो आंसर दिख रहा होगा दोस्तों, स्पष्ट रूप से ये पिछले बार शिक्षक भर्ती में पूछा भी गया है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और ये जो कटिंग है वो सी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि सी जी टेट या सी जी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरा हो चुका है, और भी इस टॉपिक से बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। जो इस टॉपिक को अच्छे से बार बार गहन अध्ययन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी पहलू से यदि इस 6 चरण से कोई भी घुमा घुमा के यदि क्वेश्चन पूछते हैं, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से इनसे जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर आप पूरी तरीके से दे पाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार के और अन्य टॉपिक के लिए आप देखते रहिए टीचरशिप, और अपने जितने भी सहपाठीगण हैं, जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं, उन तक पहुंचाने की कृपा करें दोस्तों। धन्यवाद।